इसको लिखिए आप लोग। एक चार्ट जैसा बनेगा, ठीक है ना। तो पूरा सेंटर से स्टार्ट करेंगे आप लोग। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। तीन तरीके से आपको मिल सकता है। एक आपको कैश मनी मिल सकता है, एक आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, दूसरी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है, क्या क्या है? पहला, पहला आपको मनी मिल सकती है, दूसरा आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड तीसरा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें लिखिए, लिखिए इसके अंदर कैश कमा बैंक कमा ECS etc received from person or persons in excess of rupees 50,000, in excess of rupees 50,000, then the whole amount is taxable. The whole amount is taxable. उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका दो पार्ट हो सकता है। दो पार्ट मतलब, जो आपको प्रॉपर्टी मिली ना, या तो वो आपको मिल गई फ्री फोकट विदाउट कंसिडरेशन। कैसे मिल गई? विदाउट कंसिडरेशन। या फिर आपको मिली लेकिन पैसे बहुत कम मिले, मतलब बहुत कमती में मिल गई। जैसे मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2,000 में मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा वो देखिए। यहां पर लिखिए, if stamp duty value exceeds rupees 50,000, if stamp duty value exceeds rupees 50,000, then the whole stamp duty value is taxable. The whole stamp duty value is taxable. पहले लिख लीजिए, फिर डिस्कस कराता हूं मैं। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, जब अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिले, तो यहां पर लिखिए, if stamp duty value exceeds 105% of consideration then the whole difference
difference is taxable. The whole difference is taxable. थर्ड वाले केस में भी दो पार्ट हो सकता है, भले वो मूवेबल क्यों ना हो, बट उसका भी दो पार्ट हो सकता है। कैसे दो पार्ट? ऐसे दो पार्ट। थोड़ा सा और साइड कर लेता हूं मैं। ठीक है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब भी उसमें भी कंसिडरेशन आ सकता है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आ सकता है। तो लिखिए इसमें विदाउट कंसिडरेशन में लिखिए इफ द फेयर मार्केट वैल्यू, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू को हम FMV भी लिखते हैं, ठीक है। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू exceeds ₹50,000, अगर वो 50,000 से ज्यादा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है तो उस केस में दी होल फेयर मार्केट वैल्यू, दी होल फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। पूरा का पूरा फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और इसका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता है, एक मिनट रुकिए, इतना लिखिए, एक मिनट। इसमें लिखिए डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन, difference between consideration and aggregate fair market value and aggregate fair market value exceeds rupees 50,000, exceeds rupees 50,000, तो उस केस में टैक्सेबल क्या होगा? द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल, द होल difference is, the whole difference is taxable। यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं तो भी शायद आपको समझ में आना चाहिए क्या? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ये इसका मतलब हुआ। जो डिफरेंस निकल रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो होगा। इतना अगर आप लोग लिख लिए हैं तो मुझे बताइए
फिर हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम कुछ सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग का इतना लिखना हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया सर। हो गया? तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा फाइनल चार्ट। कोई अगर बाई चांस अगर किसका छूट गया हो और नेट का कुछ इशू हुआ हो तो अगर वो चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम आगे फिर बढ़ेंगे। हो गया? मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी चले। फैंटास्टिक। ओके, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए मेरे साथ फटाफट। मिस्टर अंकित रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स। द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग 2019-20। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से इसको करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे रहेगा हमारा जो फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरीके से, पहले देख लीजिए फिर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। ये हमारा नॉर्मल पर्टिकुलर रहेगा। देन 2 कॉलम रहेंगे अमाउंट के। पर्टिकुलर्स, देन इनकम एंड देन टैक्सेबल। और ये सब रुपीज में है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमारा कौन सा रहेगा पता है आपको? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है। कॉलम 3 जो है वो हमारा आंसर वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन फटाफट एकदम लिखते हैं सुपर फास्ट स्पीड से, फिर उसको डिस्कस करेंगे और उसका आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, he received a gift in cash। he received a gift in cash of rupees 20,000 from his uncle, from his uncle on 30/6/2018। 30/6/2018। उसके बाद तो हमारा उसका इनकम कितना हुआ? 20,000, है ना? देन बिट 2, गिफ्ट चेक। देखिए, गिफ्ट चेक फ्रॉम ब्रदर, गिफ्ट चेक फ्रॉम ब्रदर ऑन, अच्छा एक सेकंड, इसको ये 19 करो, 19 ऑन 10/11/2019। कितना रुपए?
30,000 रुपए। 30,000 रुपए उसको उसके भाई से मिला, चेक में मिला, एज ए गिफ्ट मिला। तीसरा तीसरा लिखिए, कैश गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर राजू पोरे ऑन वेडिंग। कब थी शादी? ऑन 1 दिसंबर 2019। कितना मिला? उसको मिला 21,000 रुपए का शगुन। राजू पोरे से उसको 21,000 रुपए का शगुन मिला, गिफ्ट, शादी पे मिला। फोर्थ वन, कैश गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट फ्रेंड। कब मिला? ऑन 30/12/2019। कितना मिला? 25,000 रुपए मिले। 25,000 रुपए। नेक्स्ट, कैश गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर इन लॉ ऑन 31/1/20। कितना मिला? ब्रदर इन लॉ से उसको 51,000 रुपए का 51,000 रुपए का। देन नंबर 6, कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज रेसिडेंट फ्रेंड। कब मिला? ऑन 15/2/20। कितना मिला? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए का उसको मिला। आपको बताना है कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो रिलेटिव को पहले अगर हम कोई को रिवाइज कर लेना कि रिलेटिव कौन कौन होगा, है ना। तो फटाफट एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ जहां पर आपको मैं रिलेटिव के बारे में बता दूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको यही दिखा देता हूँ, ये चार्ट देख लो। कौन कौन रिलेटिव है भैया? अगर ये आप हो, मैं पेन चेंज करता हूँ, तो कौन सा लूँ, क्या लूँ, ठीक है। अगर ये आप हो इंडिविजुअल, तो आपकी स्पाउस आपकी रिलेटिव, आपके माँ बाप आपके रिलेटिव, आपके बेटा आपकी बेटी आपकी रिलेटिव, आपका बेटे की वाइफ आपकी बहू, आपकी बेटी का हस्बैंड आपका दामाद आपके रिलेटिव में आएंगे। सेम चीज आपकी स्पाउस अगर है, अगर आपके और आपके स्पाउस के, आप दोनों के अगर सेम बच्चे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई डिवोर्सी केस होगा तो कोई दूसरे मतलब बच्चे रहेंगे तो वो भी आपके रिलेटिव, उनके स्पाउस भी आपके रिलेटिव। आप इंडिविजुअल हैं, आपका ब्रदर आपका रिलेटिव, आपकी सिस्टर आपकी रिलेटिव, आपके ब्रदर की वाइफ आपकी रिलेटिव, आपकी सिस्टर का हस्बैंड आपका
रिलेटिव। उसके बाद आपके फादर के ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपके रिलेटिव, उनकी वाइफ और उनका हस्बैंड आपके रिलेटिव। आपकी मदर के ब्रदर एंड सिस्टर आपके रिलेटिव, उनके स्पाउस आपके रिलेटिव। सेम चीज आपकी वाइफ के माँ बाप, आपके सास ससुर आपके रिलेटिव। देन ये जो स्पाउस है, इनके जो ब्रदर सिस्टर हैं पापा के, वो भी रिलेटिव। मदर के ब्रदर सिस्टर वो भी रिलेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सॉल्व करना है इस नंबर को। देखिए, सबसे पहले he received a gift in cash of ₹20,000 from his uncle। वो अपने चाचा से रिसीव किया। चाचा मतलब पापा के भाई, चाचा मतलब पापा के भाई। तो यहाँ पर ये इनकम आपका टैक्सेबल होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद गिफ्ट चेक मिला भाई से। आपका भाई आपका रिलेटिव है, जी सर। तो कुछ भी दे जी दे सर। माफ, विदाउट एनी लिमिट। देन आपको शादी पे आपको गिफ्ट मिला 21,000 रुपए का, तो शादी पे गिफ्ट क्या होता है? एग्जेम्प्ट। हमने देखा था ना, शादी पे अगर मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा। देन उसके बाद आपका एक नॉन रेसिडेंट फ्रेंड है जो आपको पैसे दिया। नहीं भैया, फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव, दिस इज टैक्सेबल। तो दिस 25,000 इज टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या? आपका रिलेटिव है ये, जीजा जी। यस है ना? तो अगर रिलेटिव हैं तो इनसे भी अगर आपको कुछ पैसे मिले तो वो आपका एग्जेम्प्ट, बिकॉज ब्रदर इन लॉ इज अ रिलेटिव। देन गिफ्ट फ्रॉम हिज रेसिडेंट फ्रेंड, मेरे लोकल फ्रेंड से मेरे को टैक्सेबल। ये आपका कितना गया? टैक्सेबल। समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 30,000। 30,000। हमको क्या बोला गया था? साल भर में अगर कैश वाला गिफ्ट है 50,000 से ज्यादा अगर हो तो ही टैक्सेबल। यस और नो? यस सर। हम तो चलिए लिखिए, लिखिए नीचे, since the aggregate amount of gifts received by Ankit from various non-relative person does not exceed rupees 50,000। Therefore, nothing shall be chargeable as income under the head other sources। under the head other sources। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा और ऐसे आप टेबल बनाओगे। क्या आपका हो गया? यस सर। ओके, तो कुछ डाउट है तो पूछिए।